हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म संभव एजुकेशन क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ, व्यस्त, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हम लोग जो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र सॉल्व कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर के, उसके हम 17वें चरण में पहुँच चुके हैं। आपको पता है इसमें करीब हम आपको 90 सॉल्व पेपर करवाएंगे, ठीक है, ज़बरदस्त व्याख्या के साथ, और प्रत्येक दिन आपके एक प्रश्न पत्र का स्वाहा करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं, अपना लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है भैया? अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मेरठ में, कानपुर में, आगरा में या इलाहाबाद में? बताइए सर क्या होगा इसका। देखिए, इसको जानने से पहले थोड़ा सा आप बैकग्राउंड में चलेंगे। तो जैसे अभी से पूछा गया है कि बुलंद दरवाजा, यहाँ बुलंद दरवाजे की बात की गई है, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा आपको पता है, इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक महत्व को जान लेते हैं। जो बुलंद दरवाजा है ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे? आगरा में स्थित है। आगरा से करीब 40 किलोमीटर दूर जो है फतेहपुर सीकरी एक स्थान है। क्या है? फतेहपुर सीकरी एक स्थान है, वहाँ भी स्थित है, ठीक है। इसका निर्माण जो है, बुलंद दरवाजे का निर्माण आपके 1602 में हुआ था, ठीक है। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में, अब पूछा जाएगा कि बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में बनवाया गया, तो गुजरात विजय जब हुई थी उसकी स्मृति में जो है अकबर ने इसको बनवाया था, ठीक है। ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का जो है एक अद्भुत नमूना है, अद्भुत उदाहरण है, और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार भी है गुजरात, ये बुलंद दरवाजा, ठीक है। तो आपका बेसिकली यहाँ से आंसर तो मिल गया, क्या? आगरा। लेकिन थोड़ा सा और जान लेते हैं अकबर के विषय में। अकबर की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जैसे दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा में लाल किला, जो आगरा का लाल किला है वो बेसिकली अकबर ने बनवाया है। फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा कहाँ पे भैया? आगरा में ही, ठीक है। जोधा भाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सारे स्थापत्य कला के जो कृतियां हैं वो अकबर ने बनवाई थी। और अकबर के बारे में क्या अन्य तथ्य हैं उसको जान लेते हैं। अकबर के शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता जो थी वो मनसबदारी प्रथा थी, ठीक है। मनसबदारी प्रथा ये इसकी विशेषता थी। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। यह दीन इलाही धर्म का पुरोहित भी था और इसने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद अनवर सादात नाम से किया। मतलब ये अबुल फजल को आप ऐसे कर लिए, अब अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने की। यह दीन इलाही धर्म का जो पुरोहित भी हुआ करता था, और पंचतंत्र का फारसी जो है अनुवाद इसने अनवर सादात नाम से किया था। बात क्लियर है? बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। आप चार बाग शैली पता है, चार बाग बनाने की परंपरा जो है अकबर के समय में ही शुरू हुई थी, और अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। बात क्लियर है? मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी भी थी, और मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो चांदी का रुपया था। बात क्लियर है? 1580 में अकबर ने दहसाल नाम की एक नवीन प्रणाली आरंभ की थी, और इस व्यवस्था को टोडरमैन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है? अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद और दसवंत और बसावन थे, ठीक है। और अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास हुआ करते थे, और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था, और यहीं इनका मकबरा भी स्थित है। तो इतने पॉइंट आपके अकबर संबंधित थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए सर अगला प्रश्न लेते हैं। अगला क्या है? किस गुरु की जयंती गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाई जाती है? गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव। ये तो आपका नॉर्मल प्रश्न हो गया। ये प्रश्न आप मान लीजिए आपसे, जैसे सिख पंथ के संस्थापक तथा सिखों के पहले गुरु जो है गुरु नानक देव की जयंती पर जो है ये गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है ना। पूछा जाता है इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म जो है गुरु नानक देव का जन्म रावी नदी के किनारे हुआ था, और ये कहाँ पे? ये अभी वर्तमान में जो पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। तलवंडी एक गाँव हुआ करता था, तलवंडी, ठीक है। तलवंडी एक गांव हुआ करता था पाकिस्तान का, पंजाब प्रांत जिसको बोलते हैं, ठीक है। और हिंदी साहित्य में नानक जी भक्तिकाल के अंतर्गत आते हैं, ये भी बात क्लियर जान लीजिए। अब थोड़ा सा इनके गुरु के विषय में जान लेते हैं जी, ठीक है। पहले गुरु आपके कौन थे? गुरु नानक देव थे। दूसरे गुरु अंगद, तीसरे गुरु रामदास, चौथे गुरु चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु आपको पूछा थे गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। छठवें गुरु हरगोविंद, सातवें गुरु हरराय, आठवें गुरु हरकिशन, और उसके बाद 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो बेसिकली गुरु गोविंद सिंह के विषय में, और गुरु तेग बहादुर, और यहाँ अर्जुन देव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके विषय में फैक्ट ऐसे जानना पड़ेगा कि जैसे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ आता है यहाँ सिख धर्म से, तो आपको यहाँ इतना फैक्ट फिर कभी डिस्कस करेंगे तो उसको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा लोकनृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? क्या पूछा भैया? हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है। नहीं पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे जूनियर स्टूडेंट का पेपर है ना कल, तो उसको आप नहीं पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। धमाल है, खोरिया है,
झूमर है और जवार है। तो आपको पता है, जैसे अभी आप देखिए, हम अभी जितने लोक नृत्य उत्तर प्रदेश या जो भी भारत में राज्य हैं सभी के लोक नृत्य पर चर्चा करते हैं, उसके बाद अभी आ जाएगा जवारा है, झूमर है, खोरिया, धमाल। अभी हरियाणा संबंधित देख लेते हैं, हरियाणा है कहाँ पे, तो हरियाणा आपका ये है। तो धमाल, मंजीरा, खेड़ा, झूमर, फाग, लूर, मोगा, ये सारे नृत्य यहाँ पे तो हैं। मतलब आपका धमाल भी हरियाणा में होता है, खोरिया भी होता है, झूमर भी होता है, जवार नहीं होता। जवार होता कहाँ पे है, तो जवार आपका यहाँ खोजेंगे आप तो आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में आपका जवार देखिए यहाँ पे जवार, ठीक है, जवारा जिसको बोलते हैं। कर्मा नृत्य, भगोरिया, राय नृत्य, गौरा नृत्य, लटकी नृत्य, है ना, ये सारे जो है यहाँ पे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और विषय में जान लेते हैं। राजस्थान के विषय में कठपुतली नृत्य यहाँ प्रसिद्ध है, कलबेलिया प्रसिद्ध है, घूमर प्रसिद्ध है, पनिहारी, सैसिनी, कच्ची घोड़ी, बंजारा, चपाला, ये झारखंड के हैं। राजस्थान के। झारखंड क्या है, छऊ। झारखंड बेसिकली इसको ये जो है बनने वाला आपका जो है शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। कर्मा डांस यहाँ का है। पश्चिम बंगाल का जात्रा, छऊ, बित्रा नृत्य जो गौड़िया नृत्य, गंभीरा। उत्तर प्रदेश का कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चारकुला, ये सब सारी चीज़ें हैं। कर्नाटक का यक्षगान है, बड़ा फेमस नृत्य है। उत्तराखंड का छोलिया आप जरूर पढ़ लीजिएगा, रासलीला है, कमौनी है, थाली जद्दी है। जम्मू कश्मीर का रऊफ है, दमाली है, कूद दंडी नाच है, भाण पाथर है ना। नागालैंड का रंगमा और उसके बाद लेसपुतो है, चांगलो है। गुजरात का गारबा है, डांडिया है। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य, अरुणाचल प्रदेश का कौन सा मुखौटा नृत्य है। गोवा का आपका फुगड़ी है। पंजाब का आपका गिद्धा है, महिलाओं द्वारा किया जाता है। भांगड़ा जो है यहीं का नृत्य है। असम का बिहू है। सतरिया जो है ये शास्त्रीय नृत्य है असम का, ठीक है। और उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश छपेली डांस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, छपेली डांस पूछा जा रहा है आजकल। उसके बाद तमाशा, कोली, लावड़ी, ये महाराष्ट्र का है। उड़ीसा का है तो उड़ीसी है। उसके बाद आपका छऊ है, घूमरा डांस है, ठीक है, घूमरा डांस। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। तेलंगाना का जो है आपका पेरी तमंडम है, डप्पू है, ठीक है। मेघालय का लाहो बागला है। मणिपुर का मणिपुरी है। लाई हरोबा उत्सव मनाया जाता है यहाँ पे। ढोल झलोमा है, ठीक है। मिजोरम का है चरोकान, बम्बू नृत्य उसको बोला जाता है। चिराम नृत्य है। सिक्किम का जो है सिंगी छम नृत्य, जो कंचनजंगा नृत्य इसको बोला जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का आपका जो है सरहुल है, पंडवानी है, ये यहाँ का है। तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ठीक है। बिहार का विदेशी जट और झिझिया है। जट का नृत्य बड़ा फेमस है बिहार में। केरल का कथकली है, मोहिनी अट्टम है, ये सारे नृत्य है। पादयानी है, तो ये सारे नृत्य यहाँ पे हैं। बेसिकली इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। जवारा जो है ये कहाँ का है, तो ये बेसिकली आपका मध्य प्रदेश का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या भैया, भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक नहीं है? क्या पूछा है? नहीं पूछा है। इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक या फेडरल बैंक लिमिटेड। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा? इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर बात करें हम किसकी, इलाहाबाद बैंक की, हालांकि मर्ज हो गया, आप इलाहाबाद बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की बात करें या हम यूको बैंक की बात करें, ये सारे के सारे बैंक जो हैं आपके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। और जो इसमें आपका एक दिख रहा है ऑप्शन डी, फेडरल बैंक, तो फेडरल बैंक जो है ये बेसिकली भारत का वाणिज्यिक बैंक है। क्या है? भारत का वाणिज्यिक बैंक है, ठीक है, भारत का वाणिज्यिक बैंक है। और इसका जो कार्यालय है फेडरल बैंक का वो केरल में है, केरल, या इसको कभी कभी ऑप्शन देता है कोच्चि, तो ये यहीं पे इसका कार्यालय स्थित है, ठीक है। तो आप इस वक्त जो कितने आपसे पूछा जाए कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं, तो बेसिकली 12 बैंक बचे हुए हैं वर्तमान में। एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और भारतीय स्टेट बैंक। ये सारे के 12 जो बैंक अभी फिलहाल बचे हुए हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, निम्न में से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशोषित करने का करना अनिवार्य बनाया है? किसान कल्याण आयोग, कृषि कीमत एवं लागत आयोग, कृषि वृद्धि आयोग और उसके बाद कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। बताइए सर इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, MSP, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, है ना, MSP की बात करते हैं, तो बेसिकली इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई थी। किसके रूप में हुई थी? कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो ये 1965 में हुई थी। बात क्लियर है? और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे, फर्स्ट अध्यक्ष जो इसके थे वो आपके थे, जो फर्स्ट अध्यक्ष थे वो
M.L. दंतेवाला थे, ठीक है, M.L. दंतेवाला थे। 1985 में जो ये MSP जो कृषि मूल्य आयोग था 1965 में जिसकी स्थापना हुई थी, तो 1985 में इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम परिवर्तित किया गया, ठीक है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया इसका नाम कर दिया गया कृषि, एक मिनट, कृषि मूल्य एवं कीमत, या इसको कृषि मूल्य एवं कीमत आयोग, ठीक है, एवं कीमत आयोग कर दिया गया। बात क्लियर है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके विजय पाल शर्मा, जो प्रथम अध्यक्ष बने थे विजय पाल शर्मा। तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में हुई थी और इसका नाम परिवर्तन 1985 में किया गया, है ना। ये बेसिकली जो है आपके हर वर्ष फसलों की बुआई से पूर्व उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करता है। MSP जैसे पूछा जाता है कितने फसलों के लिए जारी होती है, तो MSP आपके 23 फसलों के लिए जारी की जाती है। बात क्लियर है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। और ये कब किया गया था, तो 1985 में, आपको भूलेगा ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भैया, सापेक्षता का सिद्धांत कि किसके द्वारा दिया गया था, मैडम क्यूरी के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, या चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बताइए किसके द्वारा दिया गया था भैया सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो आपको पता है ये अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। और इसमें मतलब ये कह सकते हैं कि इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच जो है, इसके द्वारा द्रव्यमान और ऊर्जा इसको जो है, इसमें संबंध जो है इन्होंने स्थापित किया था। और इनके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में एक द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है तो उसका वेग, अगर किसी का द्रव्यमान m है तो उसका वेग जो है, उसका वेग c है ना। तो द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा जो होगी, अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो वो हो जाएगी E बराबर mc²। इसका फार्मूला पूछा जाता है आपसे, तो E बराबर mc², ये फार्मूला इन्होंने दिया था, ठीक है। मैडम क्यूरी की बात कर लेते तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, किसकी, रेडियम की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट, ठीक है, डायनामाइट की खोज की थी, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत दिया था, क्या, विकासवाद का सिद्धांत, या डार्विनवाद इसको बोलते हैं, विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। बात क्लियर, इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। इसमें देखिए बहुत सारे नियम आपको बताए गए, जैसे गति विषयक नियम आपसे कभी पूछे, गति विषयक नियम किसने, न्यूटन ने दिया। दाब का नियम किसने दिया, पास्कल ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया। प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज, जो प्लावन का सिद्धांत था वो आर्किमिडीज ने दिया। विद्युत धारा का तापीय प्रवाह जो जूल ने दिया। विद्युत प्रतिरोध का नियम जो है वो ओम ने दिया था। विद्युत आकर्षण का नियम कूलाम ने दिया था। विद्युत ऊष्मा का प्रभाव जो है ये जूल। धारा विद्युत जो है ये अलेक्जेंडर वोल्ट ने। स्थिर विद्युत जो है ये थेल्स ने दिया था। और उसका विद्युत आवेश जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, विद्युत आवेश का, ठीक है। प्रकाश की गति जो है ये फीजो। और उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन का नियम जो है ये स्नेल का सिद्धांत भी आता। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो है ये न्यूटन ने दिया था। और प्रकाश के तरंगगति का सिद्धांत जो हाइजेन वर्ग या हाइजेनियस उसको बोलते हैं। और प्रकाश का व्यतिकरण जो है थॉमस यंग ने दिया था। उसके बाद आते हैं इधर परमाणु का कृत्रिम विखंडन जो है ये फर्मी ने। और प्रेरक कुंडली रूमफार्क ने। नाभिकीय विखंडन ऑटो हान और स्ट्रॉसमैन ने दिया था। और आधुनिक एक्सरे ट्यूब जो है ये कुलीज ने दिया था। डायोड वाल्व लेडी फॉरेट ने दिया था। अतिचालकता जो है ये क्रेमलिन ओम्स ने दिया था। न्यूट्रिनो जो है ये पाउली के अपवर्जन के नियम संबंधित था। और कॉम्पन जो है ये कॉम्पन ने दिया था। किरचॉफ का नियम किरचॉफ ने दिया था। उष्मा का यांत्रिकी तुल्यांक जो है ये जूल ने दिया था। और शीतलन का नियम जो है न्यूटन का शीतलन नियम, ये आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या भी है, किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2008 में, ऑप्शन सी 2014 में, ऑप्शन डी 2016 में। बताइए कब गंगा को जो है घोषित किया गया था, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें गंगा की, किसकी बात करें, गंगा की, तो गंगा बेसिकली पॉइंट आप नोट करिए, भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी ये है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है वो 2500
25 किलोमीटर की है, ठीक है। ये हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, भागीरथी नाम से निकलती है। जैसे यहाँ से ये गंगोत्री से निकली तो ये बेसिकली नाम इसका भागीरथी रहता है, ठीक है, भागीरथी नाम से निकलती है ये। लेकिन जो है अलकनंदा से जब यहाँ आके मिलती है, जब यहाँ अलकनंदा से आके मिलती है तो हरिद्वार के निकट ये अलकनंदा से आके मिलती है, तो बेसिकली यहीं से इसका नाम ये, जैसे अलकनंदा हो गया, अलकनंदा, और जब यहाँ से मिल जाती है देवप्रयाग तो ये गंगा कहलाती है। मतलब हरिद्वार के आगे जो मैदानी पहाड़ है उनमें गंगा कहलाती है, ठीक है। और इसको जो है, इसी गंगा को 5 नवंबर 2008 को जो है गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया, और इस प्राचीन नदी को प्रदूषण और अन्य समस्याओं से मुक्त करने के लिए कुछ अधिकार प्राप्त गंगा नदी प्राधिकरण भी बना दिया गया। तो बेसिकली इसमें राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है, इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? महाराष्ट्र, गोवा, केरल और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं जितने थालघाट, भोरघाट, पालघाट सबके विषय में, देखिए यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं उत्तराखंड को, मतलब ये आपके नीति, दर्रा, माना, लिपुलेख हो गया। इसमें है मुंबई नासिक से टच करती थालघाट दर्रे से, त्रिवेंद्रम मदुरै से टच करता सिनकोट से, उसके बाद मुंबई जो है पुणे से अगर टच करती है तो भोरघाट से, और कोचीन कोयम्बटूर से टच करता तो पालघाट। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, देख पा रहे हैं, तो इसमें राइट आंसर आपका केरल और तमिलनाडु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। केरल और तमिलनाडु इसमें राइट आंसर से हो जाएगा। ये नीलगिरी की पहाड़ियों व अन्नमलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, और ये बेसिकली जो है इसको ये भी कह सकते हैं पालघाट दर्रे से गुजरने वाले राजमार्ग और रेलमार्ग केरल में पालक्कड़ को तमिलनाडु को कोयम्बटूर से जोड़ते हैं। बात क्लियर है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, हड़प्पा काल इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन या धौलावीरा। बताइए सर इसमें क्या होगा? आपको पता है लोथल जो है ये आपका बंदरगाह के रूप में था, ठीक है, बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा जो अनाज का कारखाना, यहाँ पे नहाने के साक्ष्य भी मिले हैं, सबसे बड़ा जो है कुआं भी यहीं से प्राप्त हुआ है। कालीबंगन जो है जुते हुए खेत, क्या जुते हुए खेत, और ये कालीबंगन है कहाँ पे? तो ये हनुमानगंज, ये पूछा जाता है, हनुमानगंज आपका राजस्थान में है, ठीक है, हनुमानगंज राजस्थान में है। अब यहाँ पे देखिए ये तीनों के तीनों गलत हो जा रहे हैं, ठीक है। इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा मेरे भाई मेरे दोस्त, वो हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कच्छ के रण में ये स्थित है, ठीक है। इसके मध्य में एक इस द्वीप है खडीर। धौलावीरा जो है 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं, और इसके उत्तर में नगर के मध्य भाग में पूर्व की संज्ञा दी गई थी, और जिसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग जिसे निचला शहर कहा जाता है उसे आम नगर कहा जाता है। तो बेसिकली आपका धौलावीरा इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां नंबर क्या भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? 1757 में, 1765 में, 1773 में, 1792 में। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर हम बात करें तो हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय था वो बेसिकली स्थापित जो हुआ था वो 26 जुलाई 1974 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। ये कहाँ पे स्थापित हुआ? कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ पे स्थापित हुआ? कलकत्ता में स्थापित हुआ था। और इसमें जो 3 न्यायाधीश थे, इसमें जो है आपके 3 न्यायाधीश हुआ करते थे, जिसके मेन मुख्य न्यायाधीश जो थे वो आपके एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे थे। बात क्लियर है। और इसमें जो ये सर्वोच्च न्यायालय बना था, इसका सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्र था, जो कार्य क्षेत्र, अगर आपसे कोई पूछे भाई कार्य क्षेत्र कहाँ तक था, तो इसका जो कार्य क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यही तरह से कार्य क्षेत्र था। लेकिन इससे बाहर तब सुने जाते थे, फैसले तब दिए जाते थे या उनकी सुनवाई होती थी जब दोनों पार्टीज एग्री करती थी। तो ये बेसिकली 1773 में आया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो है इंग्लैंड के सम्राट को कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। और उस वक्त जो था वो जॉर्ज द्वितीय, कौन था?
जॉर्ज द्वितीय जो है उस सम्राट हुआ करता था और इसने जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी थी। बात क्लियर, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। बताइए सर इसका क्या होगा? देखिए अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो है आपको पता है ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको लाया गया था। समिति कौन सी समिति ने इसकी अनुशंसा की थी? तो इस सरदार स्वर्ण सिंह समिति का नाम आप सुने होंगे। कौन? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। बात क्लियर है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आया था। कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया? तो ये बेसिकली लिया गया था आपके रूस से। ठीक है, रूस के संविधान से ये लिया गया था। अब इसमें जो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, इसमें कुल जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 11 है। वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 हैं। 11वां कौन सा भैया? तो आपको पता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान किया गया। ठीक है, और इसके द्वारा ही संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत जो है ये 11वां जोड़ दिया गया। तो शिक्षा का अधिकार था, ये बेसिकली कर्तव्य बना दिया गया किसका? माता पिता का। ये आपको देना है। बेसिकली 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 10। लेकिन अगर ये पूछता कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में, तो आप मार देते 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले में उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी उत्प्रेषण, ऑप्शन डी निषेध। बताइए सर इसका क्या राइट आंसर होगा? देखिए अगर हम बात करते हैं, 5 रिट जारी करता है ना, जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उनको 5 रिट जारी करने की शक्ति है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको हैबियस कार्पस बोलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है शरीर सहित पेश करना। ठीक है, शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का ये अर्थ होता है कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे छोड़ने का आदेश भी दे सकती है। ये तो पहला हो गया। परमादेश में क्या कहती है? परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं। मतलब ये आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या कोई उपकरण, अधीनस्थ न्यायालय, लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य के निर्वहन में असफल रहते हैं, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कहता है कि आप कर्तव्यों को पालन करिए, नहीं तो फिर आपको जो है दिक्कत हो जाएगी। तो बेसिकली आप देखते होंगे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बड़ा केस चलता है अधिकारियों के ऊपर। तो बेसिकली परमादेश का वो होता है, परमादेश वो करती है, नहीं पालन करते हैं तो उसके हो जाता है। ठीक है, उत्प्रेषण का था सेक्रेटरी, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल अर्धन्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है और कहा जाता है बेटा हमारे पास इसको भेज दो, अब तुम्हारे बस का नहीं है। ठीक है, मतलब ये होता है जैसे उसके मान लीजिए हमारा कोई मामला लंबे चल रहा है, हमारा कोई मामला जिला न्यायालय में लंबे चल रहा है, बहुत दिनों से, करीब 20-25 साल हो गए और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम लोग हाई कोर्ट की शरण में जाते हैं। हाई कोर्ट क्या करता है? इनको आदेश वहाँ से लेके आते हैं, ऐसा तुम्हारे पास का नहीं मामला कोई, अब तुम हमारे पास भेज दो इसको। बात क्लियर है? तो बेसिकली इसमें उत्प्रेषण का सहारा लिया जाता है। प्रतिषेध की बात करते हैं तो निषेधाज्ञा का अर्थ है रोकना या स्टे ऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय अर्धन्यायिक सिस्टम को कार्यवाही से रोकने का आदेश देती है और इस रिट के जारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है। मतलब इसके बाद अब कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। ठीक है, प्रतिषेध का मतलब ये होता है। ठीक है सर, चलिए अगला देते हैं अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा में होता है किस अधिकार से आपने यह किया। जैसे मान लीजिए कोई जो है कांस्टेबल है और या मान लीजिए थानेदार साहब हैं और वो गिरफ्तार करना चाहिए किसी व्यक्ति को और उसके पास गिरफ्तारी का वारंट नहीं है, तो पूछा जाता है ना कि आपने किस जो है किस हक से इनको गिरफ्तार किया। या जैसे कोई व्यक्ति है अपने पद पर है और वो अपने पद से जो है सार्वजनिक पद के बिना किसी अधिकार के कार्य कर रहा है, उसको अधिकार नहीं प्राप्त कार्य करने का, तो न्यायालय जो है इस प्रकार की रिट जारी कर सकती है और अगर उनके उत्तर से संतुष्ट न्यायालय नहीं होता है तो उस पर रोक भी लगा सकती है। बात क्लियर है? तो बेसिकली इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
उत्प्रेषण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। आपको पता है, इसे देखिए यहाँ पे उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये दोनों ऐसे चीज हैं जो न्यायालय को आदेश करती है। ठीक है, न्यायालय जो है न्यायालय को आदेश करती है कि जैसे परमादेश हो गया, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध, ये तीनों न्यायालय को आदेश करता है कि भैया आप कहाँ यहाँ फंस गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत में मुद्रा 1 रुपये के सिक्के और नोटों को छोड़कर जारी करने का एकमात्र अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 1 रुपया की जो मुद्रा होती है, 1 रुपये की मुद्रा, ये वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय जारी करता है। बात क्लियर है? तो ये तो हो गया। उसके बाद 1 रुपये के सिक्के से अधिक की बात होगी, जब भी होगी तो वो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करेगा, और इस पर जो दस्तखत होगी, जो हस्ताक्षर होगा, वो गवर्नर का होगा, जो आरबीआई का गवर्नर होगा उसका हस्ताक्षर होगा। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे। 14 नंबर क्या होता है भैया? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट कौन तय करता है? वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय रिजर्व बैंक, या भारत के वित्त मंत्री। देखिए हम लोग देखते हैं कि वित्त मंत्री सारी चीज़ें, जैसे महंगाई बढ़ती है तो हम लोग वित्त मंत्री चिल्लाते हैं कंट्रोल करिए, तो वित्त मंत्री खुद नहीं कंट्रोल करता है। वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर से कहता है कि आप इसको कंट्रोल करिए, तो वो कंट्रोल करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। केंद्र सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? आयकर है, निगम कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, या सीमा शुल्क है? बताइए सर क्या है? देखिए इसका जवाब देने से पहले हम आपको एक फिगर दिखा देते हैं, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देख लीजिए, जैसे अगर आपको सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है, वो दिख रहा है आपको 19 पैसा, मतलब बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, इसमें कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 19 पैसे कहाँ से? कॉरपोरेशन टैक्स, मतलब क्या? निगम कर। क्या? निगम कर, मतलब 19 पैसा हमको जो 100 पैसे में निगम कर से प्राप्त हो रहा है। उसके बाद आता है 16 पैसा। 16 पैसे किससे? इनकम टैक्स से आ रहे हैं, मतलब आय कर से आ रहे हैं। उसके बाद यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 14 पैसा आ रहा है, देख पा रहे हैं आप। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू 10 पैसा, सर्विस टैक्स 9 पैसा कस्टम से आ रहा है। ठीक है, 3 पैसा जो है नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो निगम कर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद पहले नंबर पे आपका ये आता है, दूसरे नंबर पे आपका इनकम टैक्स आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे देख लीजिए इनकम टैक्स जो है दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 14 पैसे है, मतलब केंद्रीय उत्पाद जो शुल्क है ये बेसिकली आपका। उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या? कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी किस पर आधारित थी? देखिए सर, अगर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो अब हमको सबसे पहले ये जान लेना प्रथम पीढ़ी जो है इसमें किसका प्रयोग होता था। तो जो प्रथम पीढ़ी जो थी, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। क्या लगा होता था? वैक्यूम ट्यूब लगा होता था, मतलब बहुत बड़ी टीवी थी। ठीक है, लेकिन जो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था, इसमें जो है इसमें किसका प्रयोग किया गया? तो उसमें बेसिकली जो है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह, जो वैक्यूम ट्यूब था, निर्वात ट्यूब की जगह जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। बात क्लियर? ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, और ये सस्ता और बिजली की कम खपत करने वाला था, वैक्यूम ट्यूब की तुलना में अत्यधिक विश्वसनीय और तेज था। तो इसमें राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ट्रांजिस्टर, जिसमें देखिए ट्रांजिस्टर मतलब क्या होता है? पतंगों, तो इसको आप लिख लीजिए ट्रांजिस्टर। ठीक है, बात क्लियर? इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बैंकों में चेकों को संसाधित करने के लिए बैंक निम्नलिखित कौन सी निविष्टि का प्रयोग करता है? OCR, MICR, OMR और फ्लेक्स का। ठीक है, बताइए किसका होता है? देखिए सर, इसमें हम बात करें OCR, ऑप्टिकल रीडर जो होता है। ठीक है, तो इसका प्रयोग तो करता नहीं है। MICR जो होता है, जैसे हम लोग ऐसे नहीं होता है, जैसे ये मान लीजिए ऐसे है, तो हम इसमें एक वो होता है, इसमें स्कैन करता है। तो MICR मतलब मैग्नेटिक इंक, इसको आप फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का जो है संक्षिप्त रूप है, और उसका उपयोग जो बैंक में चेक में छपे हुए मैग्नेटिक इनकोडिंग संख्याओं को पहचानने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। अगला क्या है?
कंप्यूटर संसाधन के संदर्भ में ALU का स्वरूप क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूजिबिलिटी। बताइए इसमें क्या राइट आंसर होगा। देखिए अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ALU का जो उपयोग होगा वो बेसिकली अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के रूप में होता है, और इसका जो उपयोग होता है वो अंक गणितीय व तार्किक गणना के लिए कहता है। एक तो अंक गणितीय होता है, एक तो अंक गणितीय होता है और दूसरा जो होता है वो होता है तार्किक। क्या होता है? एक तो अंक गणितीय होता है और दूसरा तार्किक गणना के लिए किया जाता है। ALU में जनरेट होने वाले रिजल्ट को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। बात की इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या भैया? 19 नंबर निम्नलिखित में से क्या एक प्रयोजन उन्मुख परियोजना पर आधारित क्रमादेशन प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? भाषा नहीं है तो आप ऐसे समझिए, जो पर्ल है, पर्ल हो गया, रूबी हो गया या पाइथन हो गया, ये तीनों जो है ये क्या है? ये ओरिएंटल लैंग्वेज है। क्या है? ओरिएंटल लैंग्वेज है। ओरिएंटल लैंग्वेज है, ओरिएंटल लैंग्वेज है। बात क्लियर है? लेकिन जो सी है, जो सी है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर पे। 20 नंबर क्या भैया? क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? ये सभी क्या है? तो आपको पता है जो क्रोम है या जो सफारी है, इनमें जो है एक समानता यही है कि ये सभी के सभी, जैसे अब इसमें पूछा जाता है वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है। ठीक है, वेब ब्राउज़र है, सर्च इंजन है, सोशल मीडिया है या वेब सेवाएं हैं। तो अब इसमें आप क्या करेंगे? देखिए क्रोम, सफारी और ओपेरा जो है ये तीनों के तीनों जो है ये वेब ब्राउज़र हैं। क्या है? वेब ब्राउज़र है ना। इसमें आप वो करते हैं, सर्च इंजन नहीं, सर्च इंजन तो गूगल है आपका। ठीक है, गूगल है, याहू है, ये सभी सर्च इंजन है। ठीक है, सोशल मीडिया में आपका जो है फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, ये सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र सेवाएं। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।